हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पीआरसी एग्जाम प्रेप पर। यूपीएसआई टारगेट 2025 हम लोग पीवाईक्यू का एनालिसिस इस वीडियो में करेंगे। हिंदी के टोटल 40 प्रश्नों का जो कि पूछा गया है 13 नवंबर 2021 के थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस हिंदी के 40 क्वेश्चन के साथ करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ से और उसका डिटेल एनालिसिस देखेंगे। जैसे यहाँ पे है, इनमें से लड़ाई में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। लड़ाई में प्रत्यय पूछा है। प्रत्यय पहले होता क्या है? प्रत्यय वो होता है जो किसी शब्द के अंत में लगता है, शब्द के अंत में या शब्द के पीछे लगता है। किसी शब्द के पीछे जो शब्दांश लगता है, यानी कि मूल शब्द में कोई शब्दांश जोड़ दिया जाने से उसका अर्थ बदल जाता है, वो होता है प्रत्यय। और मूल शब्द में कोई आगे शब्दांश जोड़ दिया जाता है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उपसर्ग। उपसर्ग आगे लगता है और प्रत्यय पीछे लगता है। प से प्रत्यय, प से पीछे। तो लड़ाई का मूल शब्द निकाल दें, लड़ाई में मूल शब्द निकाल दें तो जो बचेगा वो होगा उसका प्रत्यय। तो लड़ाई का ऐसे देखेंगे, लड़ प्लस आई होगा, तो इसमें प्रत्यय क्या हो जाएगा? आई। लड़ में क्या होगा? आई प्रत्यय। लड़ाई में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? आई प्रत्यय जुड़ा है। नेक्स्ट है, कविता का अर्थ किस विधा की रचना है। तो कविता का अर्थ किस विधा की रचना है? कविता का अर्थात ये एक आलोचना है। कविता का अर्थात एक आलोचना है जिसकी रचना प्रोफेसर परमानंद श्रीवास्तव ने की थी। इसकी रचना किसने की थी? प्रोफेसर परमानंद श्रीवास्तव ने की थी। प्रोफेसर परमानंद श्रीवास्तव ने इसकी कविता का अर्थ एक आलोचना है, इसकी रचना उन्होंने किया था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा जो पूरे समूह, पूरे उसके एक जाति का बोध कराए। यहाँ पे परिवार देखेंगे, परिवार एक समूह को बोध कराता है, तो ये समूहवाचक संज्ञा है। कृष्ण किसी का नाम है, नाम जो होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। मोहन भी नाम है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन मनुष्य एक जाति का बोध करा रहा है, तो ये है जातिवाचक संज्ञा। क्या है ये? जातिवाचक संज्ञा है। मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, घोड़ा, बकरी, ये एक जातिवाचक संज्ञा। किसी विशेष का नाम लिया जाए तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है कि इनमें से छाया शब्द का बहुवचन क्या होगा। छाया शब्द का बहुवचन पूछा है कि छाया शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा। तो छाया शब्द का बहुवचन छाया ही होगा। जैसे कुछ शब्दों के एक वचन और बहुवचन क्या होते हैं? समान ही होते हैं। जैसे याचना का पूछे कि याचना का बहुवचन क्या होगा, तो याचना का बहुवचन भी याचना ही होता है। बिंदु का बहुवचन क्या होता है? तो बिंदु का बहुवचन भी जिसका जो एक वचन और बहुवचन दोनों में से होता है, बिंदु, याचना और छाया, इसका एक वचन और बहुवचन दोनों समान ही होता है। नेक्स्ट है, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। शुद्ध शब्द बताना है कि इसमें से इंद्र वज्रा होता है। इंद्र वज्रा, ऑप्शन नंबर सी सही। इनमें से शुद्ध इंद्र वज्रा हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा नाम मिश्र बंधुओं में सम्मिलित नहीं है। कौन सा नाम मिश्र बंधुओं में नहीं है? तो कृष्ण बिहारी जो है मिश्र बंधुओं में नहीं है। मिश्र बंधु 3 भाई थे, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी। मिश्र बंधु 3 भाई थे, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आलम्बनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है, पंक्ति किस विद्वान की है। ये पंक्ति पूछा है, आलम्बनत्व जो होता है धर्म का साधारणीकरण होता है, ये किसका कथन है या किसकी पंक्ति है? तो ये है रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति। किसकी पंक्ति है? रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है। रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति उन्होंने अपने निबंधों और रचनाओं को साधारणीकरण के सिद्धांत पर विस्तार से वर्णन किया था, तो ये उनकी पंक्ति है रामचंद्र शुक्ल की। जिन ढूंढा तीन पाइयां गहरे पानी पैठ। लोकोक्ति का अर्थ बताना है कि लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। तो लोकोक्ति का अर्थ होगा परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। जो व्यक्ति धैर्य और लगन के साथ गहरे पानी में उतरकर अर्थात कठिन परिश्रम करके खोज करता है, उसको निश्चित रूप से सफलता मिलती है। तो ऑप्शन नंबर ए, जिन ढूंढा तीन पाइयां गहरे पानी बैठ, परिश्रम का फल अवश्य ही मिलता है। नेक्स्ट है,
इनमें से अमानक वर्णों का कौन सा विकल्प है? हालांकि इसमें अमानक वर्ण में ऐसे होता है, वो भाव बना होता है, ऐसा करके कुछ अलग से, वो अमानक वर्ण ये वाला नहीं होगा, जैसे ये ऐसे होता है, तो ये वाला अमानक वर्ण का विकल्प ये सही होता, लेकिन ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है, जो क्रिया अभी हो रही है, उसको क्या बोलेंगे? जो क्रिया अभी हो रही है उसको बोलेंगे अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया हो जाएगी। जो क्रिया अभी हो रही है, अपूर्ण वर्तमान काल में क्रिया की निरंतरता का बोध होता है, जैसे राम खेल रहा है, सीता गाना गा रही है, ये क्या होगा? अपूर्ण वर्तमान काल के उदाहरण हो जाएंगे। नेक्स्ट है, इनमें से अपेक्षा के संपादक कौन थे? इनमें से पूछा है कि अपेक्षा के संपादक कौन थे, तो अपेक्षा के संपादक थे तेज सिंह। अपेक्षा के संपादक कौन थे? तेज सिंह थे। अपेक्षा ये है क्या थी? साहित्यिक पत्रिका थी। अपेक्षा क्या थी? एक साहित्यिक पत्रिका थी जिसके संपादक थे तेज सिंह। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी बोली पूछा है कि अर्धमागधी, कौन सी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है? तो अपभ्रंश के यहाँ पे देखेंगे, अपभ्रंश के चार रूपों से हिंदी का विकास हुआ है। चार रूप कौन कौन से हैं? सौर श्रेणी अपभ्रंश। कौन कौन से? सौर श्रेणी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश और नागर या पैसाची अपभ्रंश जो होता है। ये चार तरह के अपभ्रंश से, चार अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ है। तो यहाँ पे पूछा है कि बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से कौन सी निकली है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ। कौन सी? पूर्वी हिंदी। और इससे कौन सी? पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ। पश्चिमी हिंदी और मागधी से बिहारी का, और नागर या पैसाची से राजस्थानी और पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ। तो अर्धमागधी में पूर्वी आता है। पूर्वी में तीन भाषाएं हैं। कौन कौन सी? अवधी, ABC याद कर लीजिएगा, ABC, यानी कि अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, यहाँ पे देखेंगे अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बघेली जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद बताना है। अनुच्छेद को पढ़कर इसका जवाब देना है। एक बार अनुच्छेद को हल्का हल्का पढ़ लेते हैं। हालांकि पहले तरीका क्या होता है, पहले आप इसको पढ़िए, फिर उसके बाद इससे आंसर ढूंढने का प्रयास कीजिए। तो एक बार हल्का से पहले पढ़ लेते हैं। वास्तव में हृदय वही है जो कोमल भावों और स्वदेश प्रेम से ओतप्रोत हो। प्रत्येक देशवासी को अपने वतन से प्रेम होता है, चाहे उसका देश सूखा, गर्म या दलदलों से युक्त हो। देश प्रेम के लिए किसी आकर्षण की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि वह तो अपनी भूमि के प्रति मनुष्य मात्र की स्वाभाविक ममता है। मानव ही नहीं, पशु पक्षियों तक अपना देश प्यारा होता है। संध्या समय पक्षी अपने नीड़ की ओर उड़ चले जाते हैं। देश प्रेम का अंकुर सभी में विद्यमान होता है। कुछ लोग समझते हैं कि मातृभूमि के नारे लगाने से ही देश प्रेम व्यक्त होता है। नारा लगा लेंगे तो देश प्रेमी हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। देश भर वे त्याग, बलि, दहन और वीरता की कथा सुनाते। देश भर में वे त्याग, बलि और वीरता की कथा सुनाते नहीं थकते, लेकिन परीक्षा की घड़ी आने पर भाग खड़े होते हैं। ऐसे लोग स्वार्थ त्याग कर, जान जोखिम में डालकर देश की सेवा क्या करेंगे? आज ऐसे लोगों की आवश्यकता हमारे देश को बिल्कुल नहीं है। तो उपरोक्त गद्यांश के आधार पर देश प्रेम का अंकुर किसमें विद्यमान है? देश प्रेम का अंकुर क्या सभी पक्षियों में विद्यमान है, पशु में भी विद्यमान है, मानवों में भी विद्यमान है। यहाँ पे आप देखेंगे कि देश प्रेम का अंकुर सभी में विद्यमान है। सभी यानी कि पशु पक्षी, यहाँ पे देखेंगे पशु पक्षियों, केवल मानव तक ही नहीं, पशु पक्षियों और जानवरों में भी, यानी कि सभी प्राणियों में देश प्रेम सभी प्राणियों में विद्यमान है। नेक्स्ट है, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार सच्चा देश प्रेमी क्या करता है? सच्चा देश प्रेमी वीर सपूतों की कहानियां सुनाता है नहीं, वीर सपूतों की कहानियां नहीं, मातृभूमि का जयघोष नहीं करता, परीक्षा की कसौटी पर खरा उतरता है। जब उसको परीक्षा घड़ी आती है तो उस पर खरा उतरना चाहिए, वो उसको बोलते हैं कि न किनारे लगाने वाला।
तो परीक्षा की कसौटी पर खरा उतरने वाला होना चाहिए, वो उसको बोलते हैं सच्चा देश प्रेमी। उपरोक्त गद्यांश के अनुसार देश प्रेम से क्या अभिप्राय? देश प्रेम, देश के प्रति कोमल भावों का उदय, देश के प्रति व्यक्ति का स्वाभाविक ममत्व। तो यहाँ पे देश प्रेम का अभिप्राय पूछा है, तो देश प्रेम का अभिप्राय क्या है? स्वाभाविक ममता है। देश प्रेम के लिए किसी आकर्षण की आवश्यकता नहीं, बल्कि वह तो अपनी भूमि के प्रति मनुष्य मात्र की स्वाभाविक ममता है। तो यहाँ पे ममता यानी कि ममत्व, ये ऑप्शन नंबर, देश के प्रति व्यक्ति का स्वाभाविक ममत्व होना चाहिए, ममता होनी चाहिए। नेक्स्ट है कुंडलिया छंद। कुंडलिया छंद पूछा है, कुंडलिया छंद किन दो चरणों के योग से बनता है? तो कुंडलिया छंद दोहा और रोला। कुंडलिया छंद में 6 चरण होते हैं। कुंडलिया छंद में क्या होते हैं? 6 चरण होते हैं, जिसमें दोहा और रोला। दोहा के कितने चरण? दोहा के 2 चरण, दोहा के 2 चरण और रोला के 4 चरणों से मिलकर बना होता है कुंडलिया छंद, जो कि कुंडलिया छंद एक विषम मात्रिक छंद है। किस प्रकार का छंद है? एक विषम मात्रिक छंद है। विषम मात्रिक छंद है जो कि 6 चरणों में होता है, दोहा और रोला के संयोग से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट है राम बाजार जा रहा है। राम बाजार जा रहा है का संदिग्ध भूत में रूपांतरण क्या होगा? तो राम बाजार जा रहा है, इसका संदिग्ध भूत में रूपांतरण पूछा है कि राम बाजार जा रहा है, संदिग्ध भूत में रूपांतरण क्या होगा? तो राम बाजार गया था, राम बाजार गया होगा, शायद राम बाजार जाए या राम बाजार जाएगा। तो भूतकाल जो बीत चुका होगा, जो बीत यानी कि राम बाजार गया होगा, क्या हो जाएगा? राम बाजार गया होगा, ये इसका भूतकाल में रूपांतरण हो जाएगा, जिसमें गा गी गे आते हैं, जिसके अंत में क्या आते हैं? गा गी गे आते हैं। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शब्द पुत्र का अनेकार्थी शब्द है? पुत्र का अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा? पूत का अनेकार्थी शब्द हो जाएगा पूत। पूत क्या हो जाएगा? अनेकार्थी शब्द पूत का पुत्र हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से किस राज्य की मुख्य राजभाषा हिंदी नहीं? किस राज्य की मुख्य राजभाषा हिंदी नहीं? तो असम की राजभाषा जो है मुख्य राजभाषा हिंदी नहीं है। असम की क्या हो जाएगी? राजभाषा, मुख्य राजभाषा क्या हो जाएगी? असमिया है। क्या है यहाँ की? असमिया यहाँ की मुख्य राजभाषा है, असमिया। असम की असमिया है, जबकि छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और झारखंड की राजभाषा क्या है? हिंदी है। नेक्स्ट है श्याम पेंसिल से लिखता है। श्याम पेंसिल से लिखता है, इसमें बताना है कौन सा कारक है। पेंसिल से लिखता है यानी करण से अथवा के द्वारा किसमें होता है? करण कारक में होता है। कर्ता ने कर्म को करण से अथवा के द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग अधिकरण में पेपर संबोधन है ओ अरे रे। यहाँ पे जैसे आप विभक्ति देखेंगे, कर्ता ने कर्म को करण से अथवा के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग की बात करता है, अपादान से अलग, और संबंध का की के रा री रे, इसको बताता है, इस संबंध को बताता है का की के रा री रे, इसमें आते हैं रा री रे, और अधिकरण होता है, अधिकरण में पेपर और संबोधन हे ओ अरे रे किसमें आते हैं? संबोधन कारक में। नेक्स्ट है इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? वर्तनी पूछा है कि इसमें से क्या द्वारिका होता है? द्वारिका क्या बड़ी होता है, छोटी होता है, या द्वारका होता है, या द्वारका होता है? तो यहाँ पे न तो द्वारिका नहीं होता है, द्वारका होता है। द्वारका शुद्ध वर्तनी होती है द्वारका। नेक्स्ट है कोई आ रहा है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? कौन सा सर्वनाम पूछा है कि कोई आ रहा है। कोई यहाँ पे देखेंगे किसी निश्चित को नहीं बता रहा है, बल्कि ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई आ रहा है, पता नहीं कौन है, तो ये कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। संबंधवाचक में क्या होता है? जो सो का प्रयोग होता है, जो सो जैसे वैसे का प्रयोग होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम में यह वह उसका हो जाएगा, ये निश्चय होता है। निज स्वयं को जो बताए, स्वयं खुद अपना को बताए, उसको बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम पता नहीं चल रहा है कौन है, तो ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जहां उपमेय और उपमान
वाक्यों के अर्थ में भिन्नता होती हुई भी उनमें क्या हो, समानता की कल्पना की जाती है, उनमें समानता की कल्पना की जाती है। वहां पे कौन सा अलंकार होता है, तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है, निदर्शना अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, निदर्शना अलंकार होता है। निदर्शना अलंकार जिसमें क्या होता है कि जहां उपमेय और उपमान के वाक्यों के अर्थ में भिन्नता होते हुए भी उसमें समानता की कल्पना की जाती है, वहां पे निदर्शना अलंकार होता है। और जहां पे दृष्टांत की बात करें, दृष्टांत उपमेय उपमान तथा उसके साधारण धर्मों में यदि बिंब प्रतिबिंब का भाव हो, यानी कि उपमेय उपमान और साधारण धर्मों में यदि बिंब प्रतिबिंब का भाव हो, तो वहां पे दृष्टांत अलंकार होता है। लेकिन जहां पे उपमेय उपमान के वाक्य में अर्थ में भिन्नता होते हुए भी उनमें समानता, अर्थ में भिन्नता होते हुए भी समानता की कल्पना की जाती है, वहां पे निदर्शना अलंकार होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाषण के लिए सबसे उपयुक्त विशेषण होगा। भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण इनमें से क्या होगा, क्या कड़कड़ाती भाषण, तेजस्वी भाषण या तेज भाषण या ओजस्वी भाषण। ओजस्वी भाषण को प्रभावपूर्ण भाषण भी बोल सकते हैं, तो ये अपना सबसे अच्छा विकल्प हो जाएगा कि किसी ने यानी कि नेता ने ओजस्वी भाषण यानी कि प्रभावपूर्ण भाषण दिया। नेक्स्ट है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं बोली जाती। अभी देखे थे कि हमने बताया था अभी कि सौर श्रेणी अरे अपभ्रंश के चार रूप अर्धमागधी, सौर श्रेणी, अर्धमागधी, मागधी और नागर और पैशाची। सौर श्रेणी, अर्धमागधी, मागधी, नागर और पैशाची, जिसमें से अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी को बताया था। अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी, जिसमें एबीसी आते हैं, यानी कि अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, यहाँ अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी हो जाएंगे। तो पूछा है कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी नहीं आती, तो भोजपुरी आता है, जो कि मागधी अपभ्रंश यानी कि बिहारी में आता है। भोजपुरी, मैथिली और मगही उसमें। नेक्स्ट है, संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया। तो संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख किसने किया, डॉक्टर दिमसित ने किया, क्योंकि उनमें एक शब्द नहीं बल्कि एक से अधिक शब्द होते हैं। संयुक्त सर्वनाम जो होता है स्वतंत्र रूप से या संज्ञा शब्दों के साथ भी प्रयुक्त होता है, जैसे जो, कोई और, जो कुछ, सब कुछ, कोई न कोई। ये शब्द किसके संयुक्त सर्वनाम के उदाहरण है। जैसे संयुक्त क्रिया की बात करें, संयुक्त क्रिया दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ वाली क्रियाओं के मेल से बनने वाली को संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे संयुक्त सर्वनाम पूछा था, संयुक्त सर्वनाम किसने दिया, डॉक्टर दिमसित ने दिया। इनमें से संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण कौन सा है। संबंध सूचक शब्द का उदाहरण यहाँ पे पूछा है कि संबंध सूचक शब्द का उदाहरण कौन सा है, तो धन के बिना किसी का काम नहीं चलता। धन के बिना किसी का काम नहीं चलता, इसमें संबंध सूचक है, धन के बिना किसी का काम नहीं चलता। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव शब्द पूछा है, कपि जो होता है, कपि किसको बोलते हैं, बंदर को। कोयल का तत्सम क्या होगा, कोयल का तत्सम होता है कोकिल, जो कि ये क्या है, एक तद्भव शब्द है। तो यहाँ पूछा तद्भव शब्द कौन सा होगा, तो कोयल होगा। कोयल एक तद्भव शब्द है, कोयल एक तद्भव शब्द है। कपि तत्सम है, पंडित तत्सम है, पवन भी तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है, इनमें से निम्नलिखित में से अर्धविराम चिन्ह कौन सा। अर्धविराम चिन्ह कौन सा है, यहाँ पूछा है कि अर्धविराम चिन्ह कौन सा है, तो अर्धविराम चिन्ह ये रहा ऑप्शन नंबर डी। ये है क्या, इसको बोलते हैं डैश का निशान, पूर्ण विराम का, कामा का चिन्ह है। एक किसका चिन्ह है, कामा का चिन्ह है, और ये है पूर्ण विराम का चिन्ह, और इसको बोलते हैं, अगर ऐसे बना दिया जाए तो इसका होता है विवरण चिन्ह होता है, विवरण चिन्ह होता है। और ये क्या है, योजक चिन्ह, योजक विराम चिन्ह है। क्या है, योजक जो किसी शब्द को जोड़ता है या अपोजिट को दिखाता है, जैसे पाप पुण्य हो गया तो, या माता पिता हो गया, तो ये इसको दर्शाती योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, थोड़ा बहुत में इनमें से कौन सा समास है। थोड़ा बहुत में कौन सा समास है, तो थोड़ा बहुत में कौन सा समास है, वैकल्पिक द्वंद्व है। थोड़ा बहुत में क्या है, वैकल्पिक द्वंद्व समास का उदाहरण है। वैकल्पिक द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास
जिसमें क्या होता है, समस्त पद में दो विरोधी शब्दों का प्रयोग होता है और दोनों पदों के बीच या अथवा में से किसी एक का लोप हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, वैकल्पिक द्वंद्व समास। जैसे यहाँ पे भी पाप और पुण्य, पाप और पुण्य क्या हो जाएंगे, पाप और पुण्य, दो विरोधी शब्द हैं, छोटा और बड़ा, छोटा और बड़ा यहाँ पे हो जाएगा, छोटा और बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से शुद्ध शब्द पूछा है कि इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। दर्शनाभिलाषी का शुद्ध वर्तनी बताना है कि यहाँ पे दर्शनाभिलाषी का वर्तनी कौन सा सही होगा। यहाँ पे इसकी गलत है, इसकी गलत है, यहाँ पे ये गलत है, तो यहाँ पे हो जाएगा दर्शनाभिलाषी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, इनमें से किस एक पत्रिका का संपादक, किस एक पत्रिका का संपादन जो है मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा नहीं किया गया था। तो मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा सुधा पत्रिका का संपादन नहीं किया गया था, सुधा पत्रिका का संपादन मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा नहीं किया गया था। मर्यादा, माधुरी, जागरण और हंस, हंस पत्रिका का संपादन ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा किया गया है। मर्यादा, माधुरी, जागरण और हंस ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा किया गया, लेकिन हंस पत्रिका का संपादन मुंशी प्रेमचंद के द्वारा नहीं किया गया। इनकी रचनाएं देखिए, मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं गबन है, गोदान है, गबन गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, ये किसकी रचनाएं हैं, ये है मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं, जो कि बहुत पूछा जाता है। और इनके बारे में भी पूछा जाता है कि ये पुलिस में भी पूछा गया है कि इनका जन्म कहाँ हुआ है। तो इनका जन्म वाराणसी में हुआ, वाराणसी के निकट एक लमही गांव है, लमही वाराणसी में इनका जन्म हुआ है, लमही वाराणसी में इनका जन्म हुआ है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म लमही वाराणसी में 31 जुलाई 1880 को, 31 जुलाई 1880 को इनका जन्म हुआ लमही वाराणसी में। और इनका नाम भी पूछा गया है कि इनका मूल नाम क्या है, इनका मूल नाम क्या है। तो इनका मूल नाम है धनपत राय श्रीवास्तव। इनका मूल नाम की बात करें, मुंशी प्रेमचंद के मूल नाम की बात करें तो धनपत राय श्रीवास्तव, धनपत राय श्रीवास्तव इनका मूल नाम है, धनपत राय श्रीवास्तव। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द शिव का पर्यायवाची नहीं है। शिव का पर्यायवाची इसमें से पूछा है कि शिव का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा। पशुपति, कैलाशनाथ, त्रिलोचन, ये तो इनके पर्यायवाची हैं, लेकिन विशक जो है ये शिव का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, शिव का पर्यायवाची नहीं है ये। तो शिव के पर्यायवाची पशुपति, कैलाशनाथ, त्रिलोचन ये शिव के पर्यायवाची। शिव, शंकर, शंभु भी बोलते हैं इनको, महादेव भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, अतिथि का विलोम क्या होगा। अतिथि का विलोम इनमें से कोई नहीं होगा, अतिथि का विलोम कोई नहीं होगा। नेक्स्ट है, निशाचर में पूछा है कि निशाचर में समास पूछा है कि निशाचर में समास कौन सा होगा। निशाचर में समास बहुव्रीहि समास होगा, अव्यय भाव सहित समास नहीं, बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि समास में कोई भी पद, ना तो पहला ना तो दूसरा, दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान होता है। निशाचर जो रात में चलता है, रात में विचरण करने वाले को क्या बोलते हैं, निशाचर बोलते हैं। रात में विचरण करने वाले को निशाचर बोलते हैं। और निशाचर कौन होता है, राक्षस को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, राक्षस या प्रेत को बोलते हैं, राक्षस या प्रेत को बोलते हैं निशाचर। नेक्स्ट है, इनमें से अनार का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो अनार का पर्यायवाची शब्द क्या दाड़िम है, हाँ, राम बीज है, शुक्र प्रिय है, लेकिन उपवन जो होता है बाग, उद्यान, बगीचा का पर्यायवाची है, तो यहाँ पे अनार का पर्यायवाची उपवन नहीं होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का नहीं है। भाववाचक संज्ञा का नहीं है, मिठास भाववाचक संज्ञा, सुंदरता, चोरी और पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई एक क्या है, कार्य है, क्रिया है, तो ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, इतिश्री का विलोम क्या होगा। इतिश्री मतलब कार्य खत्म हो गया, तो इतिश्री का विलोम क्या होगा, श्री गणेश होगा। इतिश्री का विलोम क्या होगा, श्री गणेश होगा। इतिश्री का विलोम श्री गणेश होगा। नेक्स्ट है, पद्मावत किसकी रचना है।
पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कन्हावत। पद्मावत, अखरावट, इनकी रचनाएं देखेंगे। अखरावट, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम और कन्हावत, ये किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। नेक्स्ट है जो मुश्किल से प्राप्त हो, इसके लिए आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि जो मुश्किल से प्राप्त हो उसके लिए कौन सा विकल्प सही है। यहाँ पे देखेंगे कुछ वाक्यांश के लिए एक शब्द देखेंगे। जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके उसको क्या बोलेंगे? सुलभ बोलेंगे। कष्ट सहकर होने वाले कार्य को क्या बोलेंगे? दुष्कर बोलेंगे। और जहां पहुंचना कठिन हो उसको बोलेंगे दुर्गम। जहां आसानी से पहुंचा जा सके उसको बोलेंगे सुगम। और जिसे करना कठिन हो उसको क्या बोलेंगे? दुष्कर, ये ऊपर से ही है। और जिसे पार करना कठिन हो उसको बोलेंगे दुस्तर। यहाँ पे अगम दुर्गम हो गया। जहां आसानी से पहुंचा जा सके उसको बोलेंगे सुगम। जहां आसानी से पहुंचा जा सके उसको बोलेंगे सुगम। तो ये रहे टोटल 40 प्रश्न दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कमेंट करिएगा जरूर।